23 की तकरार किसकी सरकार। जी हां, नमस्कार, मैं हूं दीपक मिश्रा और हम बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव 2023 की। और हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव का बेहद खास कार्यक्रम 23 की तकरार किसकी सरकार। चुनाव के इस बेहद खास कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं हर वो सियासी खबर जिससे वाकिफ होना आपके लिए है जरूरी। यानी हमारे इस कार्यक्रम में सियासत का हर पहलू नजर आएगा, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं 23 की तकरार किसकी सरकार। सबसे पहले बात इलेक्शन टुडे की, जिसमें हम आपको उस खबर से रूबरू कराते हैं जो सियासी गलियारों में चर्चा में रही और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में चुनाव में असर जरूर डालेगी। इलेक्शन टुडे में आज की खबर है सलमान के राम। कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने ऐसा बयान दिया है जिससे विवाद शुरू हो गया है। खुर्शीद ने राहुल गांधी की तुलना भगवान राम से कर दी है, जिसके बाद नई सियासी बहस छिड़ गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खुर्शीद के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि नर की तुलना नारायण से करना कोई भी अच्छा नहीं मानेगा। ये चाटुकारिता की पराकाष्ठा है और भावनाओं को आहत करने वाला है। इधर छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता राजेश मूणत ने भी इस पर हमला बोला है। हरियाणा जा चुके हैं, हरियाणा वो फिर जाएंगे, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश की वजह से उन्होंने इतना अपना कार्यक्रम बताया और इसलिए हमको आभार प्रकट करना है। लेकिन आगे भी बड़े कार्यक्रम हैं। हमारी ये यात्राएं हुई हैं, 6 यात्राएं हुई हैं, उसका लक्ष्य एक तो हम तैयारी करेंगे उस यात्रा की, दूसरा अभी क्योंकि वो नहीं आ रहे हैं तो उनके नाम पर ऐसा है आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाव बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाव लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाव लेकर चलना पड़ता है। भारत उनकी खड़ाव लेकर चलते हैं, तो खड़ाव लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाव पहुंच गई तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है। खुर्शीद जी, नर की तुलना नारायण से करना ये कोई भी अच्छा नहीं मानेगा, कोई भी उचित नहीं मानेगा। चाटुकारिता की पराकाष्ठा है, लेकिन इस चाटुकारिता से आप दूसरों को आहत कर रहे हैं। चलो कम से कम राहुल गांधी की तुलना भगवान राम के खड़ाऊ से तो कर रहे हैं। कभी राम के नाम पर अस्तित्व को चुनौती देने वाले आज राम की शरण में आए, खड़ाऊ पहन के निकल रहे। कभी टोपी लगाते थे, कभी क्रॉस लगाते थे, आज जनेऊ पहन करके हिंदू समाज के बीच में हाथ हो रहे। कांग्रेस जाति वर्ग समाज को तो देखिए, सियासत में खबर तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि उसके एंगल को ठीक से ना समझ लें। और इसी एंगल को समझने के लिए हमने आपके लिए एक चुनाव शाखा बनाई है। इस चुनाव शाखा में वो सियासी रिकॉर्ड हैं जो आपको किसी भी खबर के मायने को समझने में मदद करेंगे। तो चलिए सीधा चलते हैं अपनी चुनाव शाखा में, जहां मौजूद है हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर शैलेंद्र सिंह राजपूत जी। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। और जरा समझाइए हमें इस खबर के मायने, क्योंकि ये कोई पहली दफा नहीं है। हम अक्सर देखते हैं पॉलिटिकल पार्टीज में कई नेता, कई कार्यकर्ता अपने आदर्श नेता को कुछ ऐसी उपाधि दे देते हैं, उनके पीछे भले ही उनका भाव अलग रहा हो, लेकिन राम से तुलना कर देना क्या मायने निकाले सलमान खुर्शीद से, जो एक वरिष्ठ नेता है, कार्यकर्ता नहीं है, बड़े नेता है। बिल्कुल, देखिए दीपक, इसको 2 बिंदुओं पे समझना होगा। पहला तो इसका कंटेंट इस बयान का, और दूसरा इसकी टाइमिंग। अगर कंटेंट की बात करें तो देखिए, उन्होंने राम से तुलना की है एक तरह से राहुल गांधी की। और पूरी यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो राम कैसे न कैसे आते रहे हैं। जब वो मध्य प्रदेश में यात्रा थी तब आपने देखा होगा कि एक अलग ही व्याख्या राहुल गांधी ने श्री राम की और उन्होंने सिया राम ना बोलने पर बीजेपी को और आरएसएस को घेरा, क्योंकि और उनको महिला विरोधी बताया। तो एक नई व्याख्या, एक नई बहस छेड़ने की कोशिश की उन्होंने राम पर। देखिए, बीजेपी जो उनकी मुख्य प्रतिद्वंदी है, उसका केंद्र कहीं ना कहीं राम रहे हैं हर मामले में। तो वो एक राहुल गांधी ने इस बहस को डिबेट करने की कोशिश की कि इस धारा में भी इसको टटोलने की कोशिश की कि राम पर एक नई बहस छिड़े। और फिर दिल्ली में अब राम की बात की जा रही है, तो किसी न किसी तरह से
एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ भी बढ़ने की बात है। दूसरी बात है, उनको सुपर ह्यूमन दिखाने की कोशिश की गई है इसमें। सलमान खुर्शीद ने कहा कि वो टी शर्ट पहन कर निकलते हैं इतनी ठंड में पूरी यात्रा में, तो वो कहीं ना कहीं सुपर ह्यूमन एक मजबूत व्यक्तित्व को दिखाने की कोशिश है। ये कोशिश कांग्रेस की है उनको मोदी के समकक्ष दिखाने की, क्योंकि मोदी के बारे में कहा जाता है बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता उनको सुपर ह्यूमन कहते रहे हैं और वो कभी छुट्टी नहीं लेते या 18 घंटे दिन में काम करते हैं। तो राहुल गांधी को उनके बराबरी पर भी दिखाने की इसमें पूरी कोशिश है। तो कंटेंट पूरा देखिए, इसमें राहुल गांधी की छवि को सुधारना ही है जो इस पूरी यात्रा के कहीं ना कहीं केंद्रीय विचार इसका यही है। दूसरी बात है टाइमिंग। देखिए, अब ये यात्रा 3 तारीख से यूपी में जाएगी, 3 दिनों, सिर्फ 3 दिनों के लिए। तो कहीं ना कहीं ये वो जस्टिफाई कर रहे हैं उन 3 दिनों को, कि क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है जहां से 85 लोकसभा की सीटें आती हैं और वहीं से तय होता है प्रधानमंत्री कौन होगा। तो उस राज्य कहीं ना कहीं वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 3 दिन काफी महत्वपूर्ण है और उन्होंने इसलिए खड़ाऊ को एक तरह से संदेश की तुलना दी कि राहुल गांधी का संदेश हम कार्यकर्ता ले जाएंगे। तो ये 2-3 चीजें हैं, इसकी टाइमिंग भी महत्वपूर्ण है और कंटेंट भी महत्वपूर्ण है। जी दीपक, एक चीज शैलेंद्र जी हम ये भी समझना चाहेंगे, ये थोड़ा विषय से अलग प्रश्न है लेकिन इसी के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण ये सवाल होगा मेरा, चूंकि हम पिछले 3-4 महीनों में कांग्रेस पार्टी को देखें, मल्लिकार्जुन खड़गे का पार्टी अध्यक्ष बनना, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी को पूरे ना सही पर 70-80% तक वो सफल रहे हैं अब तक इस यात्रा के जरिए। राहुल गांधी का जो परसेप्शन अभी तक था कांग्रेस पार्टी को लेकर या राहुल गांधी को लेकर, दोनों ही मायनों में हम समझने की कोशिश करें तो बहुत अलग लाइन पकड़कर अब कांग्रेस आगे बढ़ रही है। देखिए बिल्कुल, और अगर पूरे इस यात्रा की मोड को भी हम शुरू से देखें कि शुरू में कांग्रेस ने ये कहा कि ये यात्रा गैर राजनीतिक है और ये एक मतलब इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं है, खासतौर से चुनावी राजनीति से। और इसी को जस्टिफाई करने के लिए गुजरात और हिमाचल में राहुल गांधी ने ध्यान नहीं दिया और वहां प्रचार करने के बजाय अपनी यात्रा में व्यस्त रहे। तो कांग्रेस ने एक विचार छेड़ने की कोशिश की और लेकिन अब देखिए जैसे जैसे उत्तर में यात्रा गई और दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते ये पूरी तरह से राजनीतिक हो गई। दिल्ली में जो भाषण था राहुल गांधी का वो आपने देखा होगा मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र के भाषण से बहुत अलग था। उन्होंने सारे मुद्दे उठाए और बीजेपी पर लगातार हमले बोले और अब तो पूरी तरह राजनीतिक हो गई है। ये इसलिए भी कहा जा सकता है कि उन्होंने विपक्षी नेताओं को भी इसमें आमंत्रण दिया है। कहीं ना कहीं वो इस यात्रा के जरिए एक महागठबंधन, नए सिरे से महागठबंधन को जोड़ने की भी कोशिश में है, क्योंकि उन्होंने मायावती को बुलाया, उन्होंने अखिलेश यादव को निमंत्रण दिया, उन्होंने आरएलडी को निमंत्रण दिया, जयंत चौधरी को निमंत्रण दिया। हालांकि इन तीनों ने अभी हामी नहीं भरी है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इसको अब इस यात्रा को पूरी तरह राजनीतिक मोड में ले आई है और एक महागठबंधन की गुंजाइश भी वो देख रही है, क्योंकि अब इससे जो आगे यात्रा आगे बढ़ेगी, यूपी 3 दिन है, उसके बाद आगे जाएगी जम्मू कश्मीर तक, तो अब ये पूरी तरह से राजनीतिक यात्रा होगी और बहुत घमासान इसमें होने वाला है। तो ये बयान को भी इसी हिसाब से देखना चाहिए कि इसको और गरमाने की कोशिश है और श्री राम पर एक अलग तरह की बहस छेड़ने की कोशिश कांग्रेस करती रही है और राहुल गांधी के भी प्रयास रहे हैं। तो सलमान खुर्शीद के बयान को भी पूरी तरह से इसी राजनीति से जोड़कर देखना चाहिए। दीपक जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने शैलेंद्र जी, और बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर का विश्लेषण करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए चुनाव शाखा में। और चलिए अब बारी है हमारे खास सेगमेंट बूथ बाजा की, जिसमें आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उज्जैन की दक्षिण विधानसभा सीट। महाकाल नगरी की ये सीट वैसे तो यूं कई मायनों में खास है, क्योंकि यहां से विधायक मोहन यादव शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। ये सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, लेकिन कांग्रेस इस बार यहां परचम लहराने का दावा कर रही है। वहीं कुछ मुद्दे भी हैं जो जनता की जुबान पर चढ़े हैं। देखिए, उज्जैन महाकाल की नगरी, धर्म का नगर, जहां सियासत का अंदाज भी अपना है। यहां 2 विधानसभा सीट हैं, एक उत्तर और दूसरी दक्षिण विधानसभा। दक्षिण विधानसभा से मोहन यादव लगातार दूसरी बार विधायक हैं और शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं। 2018 में मोहन यादव का मुकाबला कांग्रेस के राजेंद्र वशिष्ठ से हुआ था, जिसमें मोहन यादव ने करीब 20,000 मतों से विजय प्राप्त की। बीजेपी उज्जैन में हुए विकास और शिवराज सरकार की योजनाओं का हवाला देते हुए जीत का दावा कर रही है। डॉक्टर मोहन यादव जी का उस समय ये रिकॉर्ड रहा पार्टी का कि वो पहली बार जब वो चुनाव में खड़े थे तो 8,000 वोट से जीते थे, 8,500 वोट से करीब, और अगली बार वो उससे डबल वोट से जीते। तो ये विधानसभा आने वाली हम और 3 गुना वोटों से जीतने की तैयारी में हैं फिलहाल, और इतने काम हो चुके हैं। वो इंडस्ट्रीज़ के मामले में ले लें
हम 4 लेन 6 लेन्स के मामले में ले लें या धार्मिक दृष्टिकोण से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए धार्मिक श्रद्धालुओं की सुविधा की दृष्टि से और जो महाकाल लोक का निर्माण और वो संबंधित जो भी कार्य हुए हैं वो सब हमारे खाते में आज जा रहे हैं। कांग्रेस के लिए इस सीट को जीतना किसी चुनौती से कम नहीं है। पिछले 7 चुनावों की बात करें तो कांग्रेस महज एक बार ही जीत दर्ज कर पाई है। 2013 में मोहन यादव के सामने चुनाव लड़ने वाले जयसिंह दरबार भी बीजेपी के हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस की उम्मीद है कि इस बार जीत होगी और इसको लेकर रणनीति भी बनाई जा रही है। साथ ही कांग्रेस आरोप लगाती है कि उज्जैन में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। निश्चित रूप से ये कार्य होने चाहिए। शहर को आधुनिकता के साथ साथ पारंपरिक शहर बनाए रखना है, इसकी सांस्कृतिक धरोहर को संभाले रखना है और ऐसी कुछ व्यवस्थाएं हम लोगों को लाना होगी जहां पर कि हमारा श्रद्धालु, हमारे शहर का आदमी तरक्की कर सके और खुली हवा में सांस ले सके। ये सब आवश्यक कार्य हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको और बता देता हूँ, हमने पिछली बार भी मुद्दा उठाया कि हेडक्वार्टर है, संभागीय मुख्यालय है और यहाँ के अगर आप सिविल हॉस्पिटल में जाएंगे तो आज भी सिविल हॉस्पिटल में 10 बिस्तरों का आईसीयू बेड है। ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या है। कांग्रेस जितना कर गई उससे 1 इंच आगे ना बढ़ा पाए ये लोग। इस विधानसभा क्षेत्र में जातिगत समीकरण भी असर डालते हैं। यहाँ बेरवा और ठाकुर समाज के मतदाताओं का दबदबा है। वहीं मुद्दों की बात करें तो महंगाई और रोजगार के मुद्दे पर जनता खुलकर बोलती है। साथ ही लंबे समय से चली आ रही फ्रीगंज ओवरब्रिज की मांग का मुद्दा भी जनता के बीच बना हुआ है। महंगाई और बेरोजगारी सतत है। आज 2023 के अंदर जनता ये चाह रही है कि किन लोगों ने झूठे वादे करे, किन लोगों ने आज शहर के अंदर गरीब से गरीब आदमी का बिल 4000 5000 आ रहा है, स्मार्ट मीटर उनके वहाँ पे लगा के और बिजली बंद रखी जा रही है। हमारे क्षेत्र में तो अभी हमारे को काफ़ी फैसिलिटी है, मतलब बीजेपी की तरफ से कि मतलब जैसे नाज भी दे रहे हैं, मतलब हम लोगों को गरीबी रेखा के अंतर्गत। और दूसरी बात, अभी बाजार में किसी प्रकार की हमको कोई समस्या नहीं है, परेशानी नहीं है। उज्जैन दक्षिण के अपने सियासी समीकरण हैं, बीजेपी के दावे हैं तो कांग्रेस के आरोप भी हैं, लेकिन जनता विकास और वास्तविकता को बारीकी से देख रही है। फैसला क्या होगा ये तो महाकाल ही जाने, लेकिन ये तय है कि इस बार मुकाबला जोरदार होगा। बात करें दक्षिण विधानसभा की तो लगातार बीजेपी का यहाँ 7 बार से कब्जा रहा है। और बात करें इस बार के चुनाव में तो चुनाव में इस बार जो अहम मुद्दे हैं वो सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा वो बेरोजगारी, रोजगार के साथ संबंधित होगा। गगन परिहार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज, उज्जैन। चलिए अब इस सीट का जरा सियासी इतिहास भी समझ लेते हैं। दरअसल ये सीट 2 लाख से ज्यादा मतदाताओं वाली सीट है जो काफी अहम है। इस सीट पर बीजेपी का ही पलड़ा शुरू से भारी रहा है। पिछले 7 चुनावों की बात करें तो पिछले 7 चुनावों में से 6 बार बीजेपी ने जीत हासिल की। महज 1 बार कांग्रेस की प्रीति भार्गव ने जीत हासिल की थी साल 1998 में। अभी यहां पर 2 बार से मोहन यादव विधायक हैं जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री भी हैं। हमारे खास सेगमेंट बोले तो नेताजी की। बोले तो नेताजी में मुलाकात करिए विधायक संदीप जायसवाल से। संदीप जायसवाल कटनी से बीजेपी के विधायक हैं। तो चलिए जानते हैं 2023 को लेकर रणनीति और वो कौन से मुद्दे हैं जो उनकी पार्टी को सफलता दिलाएंगे। बोले तो नेताजी में इस समय हमारे साथ मौजूद है मड़वारा विधानसभा के विधायक संदीप जायसवाल जी। आइए हम उनसे बात करते हैं। संदीप जी ये बताइए कि चुनाव को 1 साल बचे हैं, आपको क्या लगता है किस और सियासत की हवा चल रही है इस समय? देखिए, चुनाव को 1 साल नहीं, अगर पिछले चुनाव से जोड़ा जाए तो 11 महीने 1-1.5 महीने आचार संहिता के घटा दिए जाए तो 9.5-10 महीने बचे हैं। और निश्चित रूप से जनता को विकास चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विकास बहुत हुआ है। इवन कोरोना जैसे महामारी के दौरान भी न सिर्फ सरकार बल्कि पार्टी के जितने कार्यकर्ता थे सभी लोगों ने सड़क पर उतरकर घर घर पहुंचकर लोगों तक सहायता पहुंचाई। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लोगों को आर्थिक सहायता भी राज्य और केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई। आपके हिसाब से क्या लगता है कि मुड़वारा विधानसभा में क्या मुद्दे होना चाहिए और किस चीज़ की आवश्यकता है इस समय?
मुद्दा तो सिर्फ एक ही होना चाहिए, विकास, और हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित कैसे हो, यही मुद्दे होना चाहिए। हिंदुत्व का मतलब मुद्दा जो है कितना प्रभाव डालेगा इस विधानसभा में? ये एक मुद्दा नहीं है, हिंदुत्व एक मुद्दा नहीं है और इसको बनाया जाता है। हमारी धार्मिक आस्था है, एक हमारे मुस्लिम भाई लोगों की भी धार्मिक आस्था, उनके धर्म में, हमारी आस्था हमारे धर्म में है, लेकिन जब देश की बात है तो हम पहले देश है। शिवराज और कमलनाथ का व्यक्तित्व इस विधानसभा में कितना असर डालेगा? फिर वही बात हो गई जो आप मोदी जी और राहुल जी की तुलना कर रहे हैं, वैसे ही आप शिवराज जी और कमलनाथ जी की तुलना कर रहे हैं। आप भी जानते हो, जनता जानती है। और अगर मैं अपने आप को पार्टी लाइन से अलग भी कर लूं तो शिवराज जी कितनी मेहनत की है, कितना हर समय सजग रहते हैं, और सबके अपने अपने काम करने के तरीके होते हैं, लेकिन शिवराज जी की जो मेहनत और एक तड़प है उनके अंदर, विकास के प्रति उनकी ललक है, और किसी की सहायता करने के लिए, आज हम लोग राज्य बीमारी सहायता वगैरह में, आप कटनी में पूछो लोगों से कि जब अगर उनका आयुष्मान के अंतर्गत नहीं हो रहा है या उसके रेंज के बाहर है, कैसे 2 लाख का बिल है तो किसी को 75,000, कितनी बड़ी सहायता उस समय मिलती है। तो वो एक अलग व्यक्तित्व है और मुझे नहीं लगता कि उनकी तुलना कहीं और की जाना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ मुड़वारा विधानसभा के विधायक संदीप जायसवाल जी। कटनी से बंसल न्यूज के लिए लीलाधर जाटो। चलिए अब वक्त है चुनावी जायका लेने का। दमोह में मुंगेड़ी के जायके के साथ हमने चुनावी जायका लिया मुंगेड़ी के साथ, और जाना कि इस बार वो कैसी सरकार चाहते हैं। 2023 की तकरार शुरू हो चुकी है, चुनावी सुगबुगाहट भी शुरू हो चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं दमोह के जौलपुर नाके पर मौजूद प्रसिद्ध शारदा की मंगोड़ी की दुकान पर। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पर मंगोड़ी बन रही है, काफी स्वादिष्ट मंगोड़ी यहाँ पर बनती है। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है, ये सभी इंतजार कर रहे हैं मंगोड़ी बनने का। आइए सबसे पहले जानते हैं उनसे कि ये मंगोड़ी की रेसिपी क्या है जो इतनी भीड़ लगती है। जी, क्या वजह है कि इतनी भीड़ आपके यहाँ लगती है? लहसुन प्याज नहीं डालते सर मंगोड़ी में। अच्छा, लहसुन प्याज नहीं रहती? नहीं। अच्छा, चुनाव आने वाला है 2023 का, उसमें क्या लगता है कि लहसुन प्याज वाला मसाला रहेगा कि बिना लहसुन प्याज वाला मसाला? बिना लहसुन प्याज का। बिना लहसुन प्याज वाला। कुछ और लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी, कहाँ से आए हैं आप? ग्वारी से। ग्वारी से। क्या लगता है कि 2023 के चुनाव में क्या स्थिति रहेगी? भाजपा आएगी, टनाटन आएगी, वो तो कमल का फूल जीतेगा, धड़ाके से जीतेगा और कोई नहीं रोकने वाला उसे। न यहाँ न वहाँ, कहीं नहीं रोकेगा। ये काम अच्छे हैं उनके, काम जो है, काम तो डिपेंड करता है सरकार बनाने के लिए। जनता जो है काम के ऊपर डिपेंड करती है। मोदी का काम अच्छा है, योगी का काम अच्छा है, स्वराज का काम अच्छा है, सबके काम अच्छे हैं इन लोगों। क्या लगता है आपको कि कैसे चुनाव ही नहीं तो वोट भी नहीं आएगी? 23 में नहीं मिलेगा? 23 में वोट आ जाएगी। अच्छा, किसको देंगे वोट आप? भाजपा को। अच्छा, कुल मिला के साफ तौर पर भाजपा की बात कर रहे हैं। कैसी लग रही मंगोड़ी? गरम है। गरम है। चुनाव कैसा रहेगा, गरम रहेगा कि नरम रहेगा? तो अभी से चालू हो गया चुनाव, अभी चालू हो गया चुनाव। कैसे कह सकते हैं आप? वो तो खाते समय सच नहीं बोला जाता। खाते समय सच नहीं बोला जाता, उनका कहना ये है कि चुनाव शुरू हो गया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि चुनाव भले ही आने वाले हों, लेकिन जनता अपने मन में अपनी बात को रखे हुए है और स्पष्ट तौर पर कुछ भी नहीं कह पा रही है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि दमोह जिले में 2023 की तकरार जोरदार रहेगी। मनीष सोनी, बंसल न्यूज, दमोह। अब बारी है जन का मन टटोलने की। बंसल न्यूज ने पृथ्वीपुर वासियों से जाना क्षेत्र के विकास को लेकर क्या है उनकी राय, साथ ही जाना कि कैसा जनप्रतिनिधि वो चाहते हैं आने वाले चुनाव में। बेरोजगारी एवं शिक्षा 2023 मध्य प्रदेश चुनाव एवं 2024 के चुनाव में भी लोकसभा में बहुत बड़ा मुद्दा रहा है एवं रहेगा कि निश्चित तौर पर युवाओं का समर्थन और वोट उसी व्यक्ति, उसी पार्टी के पक्ष में जाएगा जो युवाओं के साथ न्याय करेगा एवं उन्हें रोजगार देने का कार्य करेगा। विधानसभा में ना व्यापार है, ना रोजगार है, ना स्वास्थ्य सुविधाएं हैं कोई ढंग की। आने वाले समय में सरकार परिवर्तन लाएगी, जो भी सरकार आए, विशेषकर पृथ्वीपुर विधानसभा के लिए शिक्षा और रोजगार के लिए काम करे। युवाओं के लिए विधानसभा में अच्छे अच्छे कॉलेज खोलने चाहिए और हमारे पृथ्वीपुर में एक मेडिकल खोलना चाहिए। जो वर्तमान विधायक है उनको कम समय मिला है और
समय के कारण, अभाव के कारण जो विकास होना चाहिए उस पर तेजी से विकास नहीं हो पाया। लेकिन फिर भी इसके बाद भी हमारे जो विधायक हैं अभी वर्तमान में वो काम कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। और जो अभी वर्तमान में चेयरमैन भी बने हैं उनके द्वारा भी अच्छे काम किए जा रहे हैं और संभव है कि विकास जरूर होगा। पृथ्वीपुर में ITI कॉलेज हो जाए, आसपास के क्षेत्रों में और बड़े स्कूल खुल जाए। जैसे उन्होंने बताया था पृथ्वीपुर में जैसे अछू माता सिद्धपीठ मंदिर है, वहाँ पर जैसे आए दिन लूट चोरियाँ होती हैं, वहाँ पर एक पुलिस चौकी खुल जाए, तो ऐसे तमाम काम हो जाए तो आगे भविष्य में फिर सरकार आएगी। चलिए इसी के साथ इस खास चुनावी कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।